हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वैकेंसीज़ इस समय तो भरमार आई हुई है वैकेंसीज़ की। उसी क्रम में उन भरमार के क्रम में एक और वैकेंसी आपके लाइन में लग गई है जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर के पोस्ट पे आपको डायरेक्ट प्लेस करती है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, जिसका हम लोग तैयारी कर रहे थे उसी के लगभग में ही थोड़ा सा डिटेल है आपके सामने। देखिए, मैंने लगा के रखा है नोटिफिकेशन कि लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC, जिसको हम लोग बोलते हैं राजकीय वाला। अब इसमें लगभग तो आपको सारा पता है क्योंकि वही जानकार तो आप लोग हैं ही, लेकिन थोड़ा बहुत जो मेन पॉइंट है वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अब आते हैं सीधे इस पे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एज लिमिट मांगी गई है, उसके बाद इसमें पेपर्स कैसे होते हैं, सिलेबस क्या है, और भी इसमें दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भैया सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपको UPSC की साइट से मिल जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, जब वो अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट आपको निकल के सामने आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये सब इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहे हैं यहाँ पर कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से रिलेटेड सब रहता है। अब देखिए इसमें दो कॉलम बने हुए हैं, एक इस साइड का है, एक आपका इस साइड का है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम पढ़ें कैसे, पहले इस साइड का पढ़ना है फिर आपको इस साइड का पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, ये तो दिखा रहा है कि आपको पेपर कैसे, फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके स्टेप बाय स्टेप वो बताता जाता है। ये भैया आप लोग पहले से जानते हो। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया इस फॉर्म की फ़ीस कितनी है। भाई सबसे मेन मतलब तो ये फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पर भैया देखिए लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फ़ीस वाले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम फीस जो उन्होंने डिसाइड करके रखी है किसके लिए, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी के लिए कितना है आपका 100 रुपये, और प्लस जो प्रोसेसिंग फीस है वो 25 रुपये, मतलब 125 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा पहले स्टेप में, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप लिखते चलते हैं। तो यहाँ पर ये पता लग गया कि जनरल कैटेगरी के लिए भैया टोटल फीस कितनी पड़ेगी, 125। ठीक है, चलो भैया और बताते हैं आगे। उसके बाद देखिए ये प्रोसेस यहाँ तक पेज खत्म, नेक्स्ट पेज चालू हो रहा है। अब आपको करना क्या है, इस नोटिफिकेशन को नीचे लाइए, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है। ये तरीका रहता है पढ़ने का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लिखा है बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, SC ST। आपको पता है भैया SC ST तो वैसे ही फीस कम होती है, तो उनके लिए क्या है 40 रुपये। जनरल OBC के लिए 125 हो गया, और यहाँ पर आपको SC ST के लिए क्या हो गया आपका 40 रुपये एग्जाम फीस हो गया, प्लस 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस, टोटल कितनी हो गई 65 रुपये। मतलब उनके लिए 65 रुपये और जनरल OBC के लिए आपको 125 रुपये देने पड़ते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ये पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है वैकेंसीज की डिटेल कि कितनी टोटल वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, सारा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भैया हिंदी, अब देखिए यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी किस सब्जेक्ट में। देखिए यहाँ पर जो आपके पास वैकेंसी हैं वो सब्जेक्ट वाइज है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वाइज। टोटल सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मेल और एक फीमेल, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर मेल और फीमेल, ये देखिए मेल ब्रांच के लिए है, जो ऊपर वाली वैकेंसी है मेल ब्रांच के लिए है, मतलब पुरुष लोगों के लिए है, और नीचे वाली में है फीमेल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो नंबर ऑफ वैकेंसीज पुरुष में कितनी है, ये सब टोटल दिखी हुई हैं। टोटल यानी कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो 991 वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज। अब इसको उन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। अनरिजर्व मतलब होता है जनरल कैटेगरी। यहां पर अगर हम बात करते हैं, अनरिजर्व मतलब होता है जनरल कैटेगरी, ये होता है जनरल कैटेगरी। EWS, ये भैया अभी एक नया ऐड हुआ है यहाँ पर, इसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं,
आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा है, उनके लिए अलग सर्टिफिकेट बनता है। वो ना तो ओबीसी में आते हैं, ना तो एससी में आते हैं, ना तो एसटी में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये एक सेक्शन अलग होता है जो किसी में नहीं आता, उसके भी कुछ सीटें उन्होंने डिसाइड कर दिए हैं। फिर ओबीसी की डिसाइड कर दी हैं, एससी की डिसाइड कर दी हैं और एसटी की डिसाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईडब्ल्यूएस क्या है। तो ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए है, जो एक सर्टिफिकेट के द्वारा मान्य होता है। ये आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन जाएगा आपका। ठीक है, तभी आप इस कैटेगरी में आओगे। ये कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये ना तो ओबीसी में आएगी, ना एससी में आएगी, ना एसटी में आती है। ठीक है, तो ये मेल वाला हो गया। ये जितनी भी आपको वैकेंसी दिख रही हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, उर्दू, कॉमर्स, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनमें कितनी कितनी वैकेंसी हैं, कितने हेड हैं, टोटल यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपका फीमेल के लिए है। फीमेल में भी टोटल कितने 482 हैं। पुरुष के लिए था 991, यहाँ पे कितनी हैं 482। बिल्कुल सेम वही कैटेगरी यहाँ पर भी डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, ये तो हो गई भैया वैकेंसीज की बात कि वैकेंसी टोटल है कितनी और कितने कितने डिवाइड हैं। थोड़ा अगर आगे और बात करते हैं तो ये सब देखिए पूरा डिटेल में दे रखा है। और फिर नीचे आते हैं यहाँ पर जो मेन है। अब आते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात। भैया सबसे मेन है क्या चीज़, क्वालिफिकेशन। यहाँ पर भैया जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्नातकोत्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं पीजी डिग्री, आपको उस रिलेटेड सब्जेक्ट में पीजी की डिग्री होने से, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होने चाहिए। ठीक है, उस जिस भी सब्जेक्ट का फॉर्म भर रहे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उसमें आपको पीजी की डिग्री मस्ट है। बिना पीजी की डिग्री का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया पहली बात, ये तो कंपलसरी है। दूसरी, इसमें ये तो हो गया इसेंशियल, मतलब आवश्यक है। दूसरी चीज, ये तो सबके दे रखे हैं। उसके बाद यहां पर एक बढ़िया चीज दे रखे हैं उन्होंने कि यहां पर देखिए प्रेफरेंशियल। अब देखो जरा, यहां पर कह रहे हैं कि देखिए इसको देखो, चला गया। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको करना क्या है। अगर आपके पास बीएड है, यहां पर एक वर्ड लिखा है अधिमानी अर्हता। इसेंशियल तो आपने देख लिया, अधिमानी होता है प्रेफरेंशियल। मतलब अगर ये चीज आपके पास है तो आपको प्रीफर किया जाएगा, आपको पहले लिया जाएगा। अगर मान लो 2 कैंडिडेट हैं जिनके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन एक के पास प्रेफरेंशियल अधिमानी अर्हता एक पास नहीं है, तो प्रेफरेंशियल मतलब अधिमानी वाला पहले लिया जाएगा, बाद में इसेंशियल वाला आता है। अधिमानी में क्या है, आपके पास शिक्षा शास्त्र में स्नातक या एलटी डिप्लोमा, दोनों में से कोई भी हो, या तो आप बीएड हो या एलटी डिप्लोमा हो, ये अगर है आपके पास तो प्रेफरेंशियल एजुकेशन में आप लोग आ जाएंगे कि आपको प्रीफर किया जाएगा। मान लो ये नहीं है आपके पास, तो आपके पास प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ये है तब भी आप प्रेफरेंशियल एजुकेशन, प्रेफरेंशियल अर्हता में आ जाएंगे। और अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास है,
तब भी आप इसेंशियल प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की श्रेणी में आ जाएंगे। मतलब आपके पास 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो, या तो LT डिप्लोमा हो, या B.Ed हो, या आपका प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक की कोई प्रमाण पत्र हो, या NCC का B सर्टिफिकेट हो। इन चारों में से अगर कोई भी एक आपके पास है तो आप प्रेफरेंशियल एजुकेशन में, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में आप आ जाओगे, और वहाँ पे आपको प्रीफर किया जाता है कि भैया हम इन कैंडिडेट को पहले लेंगे। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर देखो सीधे सीधे लिखा हुआ है 21 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम। मतलब जो एज होती है वो 21 से 40 के बीच में आपकी होनी चाहिए। 21 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम, ये एज आपका यहां पर क्राइटेरिया बनाया गया है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये तो सब। अब आते हैं GIC में। इस वाले एग्जाम में 2 पेपर भैया होंगे भी, एक आपका प्री होता है, दूसरा आपका मेंस होता है, ठीक है। यहां पर इस सेक्शन में यह बताया गया है कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो, अभी आगे बताएंगे प्री के बारे में डिटेल। प्री क्वालिफाई करते हो तो मेंस के लिए आपको फिर से एक फॉर्म भरना पड़ेगा। प्री अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर से मेंस के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बारे में यह है कि उसके आपको फिर से 200 प्लस 25 225 रुपए जनरल OBC के लिए, और प्लस आपका 105 रुपए SC ST के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि प्री के लिए अलग फीस है, ये है जनरल OBC के लिए, और ये हो गया आपका ST SC ST OBC SC ST के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया मेंस के लिए उन्होंने बता दिया है। अब इस परीक्षा का जो आधार है जहां पे सिलेक्शन होगा वो प्री नहीं है, मेंस, क्योंकि इंटरव्यू तो इसमें है ही नहीं। यहां पर आपको मेंस के नंबरों का सीधा सीधा बेस बनेगा, वही आपको प्री तो क्वालिफाई करने के लिए है। मेंस जो होगा वो आपका टोटल रिटेन होगा भैया, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा मेंस, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस जो होगा वो रिटेन होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ये भी आगे हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो इसमें भैया जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ मेन के नंबरों के आधार पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सिर्फ इसकी डायरेक्शन है। अब यहां पे आते हैं थोड़ा। अब देखो भैया, अब प्री में अगर आप क्वालिफाई हो जाए तो प्री में कितने लड़के, कितने स्टूडेंट, कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे, तो सीधे सीधे इन्होंने लिख दिया है कि जितनी वैकेंसी हमारे पास है उसमें से 13 गुना ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्री एग्जाम 13 टाइम्स कैंडिडेट टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जितनी वैकेंसी है उनके 13 गुना कैंडिडेट प्री में पास किए जाएंगे। अगर आप उस क्राइटेरिया में आ जाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, तभी आप सेकेंड स्टेप की तरफ जाओगे। तो ये आपके लिए बढ़िया चीज है, 13 गुना। अब समझ लीजिए, एक वैकेंसी पे 13 कैंडिडेट, प्री में एक सीट मान लो है तो 13 कैंडिडेट पास किए जाएंगे मेंस में जाने के लिए, फिर वहां में मेंस में फाइट होगी, ठीक है। प्री का जो सिलेबस आपका रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और मेंस से आपका रिटर्न रहता है। तो यहां पर भी ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद इस पे बात कर लेते हैं माइनस मार्किंग की, कि इसमें भी यह होती भी है या माइनस मार्किंग नहीं भी होती है। तो यहां पर भैया जो माइनस मार्किंग है वो आपकी 0.33, ये देखो लिखा हुआ है माइनस मार्किंग होगी, ध्यान रखिएगा। माइनस मार्किंग यहां पर है 1/3 है। A wrong answer has been given by the candidate 1/3 भैया आपकी माइनस मार्किंग होगी 0.33 वाली, ठीक है। तो यहां पे माइनस मार्किंग होनी है, ये आप माइंड में बिठा लीजिए। तो यहां पे तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का यहां लगाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया भैया। उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इधर थोड़ा आते हैं।
देखिए अब यहाँ पर ये तो डिटेल हमने बता दिया क्या क्या यहाँ पर आपको क्या डिटेल यहाँ पे लगनी है। ये उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसीजर अपने स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म बनना है, कौन कौन से स्टेप आएंगे, पूरा का पूरा वो डिटेल दिए हुए हैं। गाइडलाइन भी दी हुई है, स्कैन फोटो सिग्नेचर कैसे उनको चाहिए ये सब उसमें दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट देखो दिए हैं यहाँ पर उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट दिए हैं कि यहाँ पर अगर आपको ये देखो ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी घोषणा पर, मैंने कहा EWS वाले, तो ये सर्टिफिकेट है आपको, ये इस सर्टिफिकेट को बनवा करके आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब आप उस कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट दिए हुए हैं जो वो अपने देते हैं। अब आते हैं भैया मेन चीज़ पे। देखो यहाँ पर मैंने कहा था इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक आपका प्री होगा, एक आपका मेंस होगा। तो प्री की बात कर लेते हैं। ये है प्री मतलब प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में आपके टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 120। टोटल ऑब्जेक्टिव होंगे वैकल्पिक, टोटल आपका ऑब्जेक्टिव होंगे ये बहुविकल्पी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। इसमें 120 क्वेश्चन में जो वैकल्पिक विषय मतलब जो आपका सब्जेक्ट है जिससे आपने फॉर्म भरे हो उसके 80 क्वेश्चन आएंगे, और समान अध्ययन जनरल कैटेगरी के पेपर आएंगे जिसमें आपको ये सब्जेक्ट रहेंगे जनरल स्टडी में, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट नेशन, लॉजिक, स्पेसिफिक नॉलेज, ये सब इतने 10 पॉइंट दिए हुए हैं। तो इतने टॉपिक से आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपने वैकल्पिक विषय मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उससे कितने आएंगे? 80 क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल कितने बन गए? 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिसमें से 80 आपके सब्जेक्ट से होंगे, 40 आपके इन टॉपिक से होंगे, ठीक है। समय आपका 2 घंटे का रहेगा। टोटल मार्क्स आपके 300 अंकों का रहेगा। जो पेपर का पूरा मैक्सिमम मार्क होंगे वो 300 नंबर का होगा, ठीक है। तो प्री का तो समझ में आ गया कि प्री में आपके टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 80 सब्जेक्ट से होंगे, 40 आपके जनरल स्टडीज से होंगे। टॉपिक आपको दे दिया गया है। अब क्वेश्चन आता है सर जो मेरा सब्जेक्ट होगा उसका सिलेबस अभी बताएंगे। प्री और मेंस के लिए अलग अलग कोई सिलेबस नहीं है। बस होता क्या है, प्री में थोड़ा सा ऊपर ऊपर पूछते हैं और मेंस में डीपली पूछ लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्री का। और अगर हम मेंस की बात करते हैं, मेंस के लिए भैया आपका ये चीज दी हुई है, ये भैया मेंस के लिए मुख्य लिखित परीक्षा। मुख्य इसलिए क्योंकि इसी के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। प्री से मतलब नहीं है, प्री तो क्वालिफाइंग एग्जाम है यहां तक, इस स्टेप तक आने के लिए, ठीक है। यही आपका क्वालिफाइंग है, यही आपका मेन सिलेक्शन कराएगा पेपर आपका। इसमें क्या होगा, इसमें 2 पेपर होंगे आपके मेंस में। 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में समान हिंदी और निबंध ये पूछे जाएंगे। उसमें 2 घंटे का समय रहेगा। 2 घंटे का समय रहेगा, 100 नंबर का ये रहेगा। ये सबके लिए पेपर होगा, ये रिटन होगा, ठीक है। अब इसमें सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा ये पूरा दे दिया गया है। द्वितीय खंड मतलब निबंध में क्या क्या आएगा वो सब दे दिया है। 1000 शब्दों का रहेगा निबंध, ये आपको रिटन रहेगा, लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर समान हिंदी और निबंध, समान हिंदी का ये सिलेबस है और निबंध वाले के लिए ये टॉपिक है। तो आपको इतना रिटन में पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये होगा पेपर, ठीक है, 2 घंटे का 100 अंकों का होगा। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव आएगा। फिर आपका द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक मतलब जो आपने सब्जेक्ट लिया था, जिसमें आपने फॉर्म भरा था, उसका पेपर होगा। वो पेपर आपका 3 घंटे का होगा और 300 अंकों का होगा। इसमें 300 अंकों का होगा, ठीक है। तो ये तो पहला हिंदी का ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा। जो हम लोग का सब्जेक्टिव वाला होगा वो एक ही दिन पेपर होंगे भैया। ये यहां पर परीक्षा इसमें कह रहा है कि
पेपर जो होंगे वो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। जो मेंस का जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे उसमें और सारे प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो आप। यहां पर जो सेक्शन ए होगा, खंड आ होगा, उसमें उत्तर की शब्द सीमा 250 मतलब सामान्य उत्तरी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा, मतलब 25 पंचे 125 नंबर के ये पहला सेक्शन ए से नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, ठीक है, और उत्तर आपको देना है 250 शब्दों में। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में 5 फिर होंगे, ये लघुत्तरी होंगे, इनकी शब्द सीमा आपका 150 होगी और ये प्रत्येक 15 अंकों का होगा, ये प्रत्येक 15 अंकों का होगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन, ये 25 नंबर का एक और यहां पर आपका एक 15 नंबर का। सेक्शन सी में आते हैं तो यहां पर 10 वेरी शॉर्ट, इसको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग ऐसे कह सकते हो। तो यहां पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे? 10 आएंगे। 10 में प्रत्येक 10 अंकों का होगा, प्रत्येक 10 अंकों का होगा वो, और कितने इसमें 50 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। मतलब जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा भैया मेंस का, वो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, 3 टाइप के मिक्सचर होंगे। जो लॉन्ग होगा वो 5 क्वेश्चन आएंगे, जो शॉर्ट होंगे उसके भी 5 आएंगे, जो वेरी शॉर्ट होंगे उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल मिला के 20 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। तो भैया ये आपका हुआ जो मेंस का जो सेकेंड पेपर होगा। सबसे ध्यान देने वाली बात ये भैया, आपका रोल नंबर नहीं चेंज होगा, जो प्री में रोल नंबर आपका रहेगा वही मेंस में रहेगा, ठीक है। जो प्री में रोल नंबर आपका रहेगा वही मेंस में रोल नंबर रहने वाला है। इसके एडमिट कार्ड आपको अलग से जारी होंगे, प्री का अलग होता है, मेंस का अलग होता है, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं भैया, तो यहां पर अब वो सिलेबस देते हैं कि अब उसके बाद जो मेंस का सिलेबस था वो क्या क्या है। अब देखो पहले हिंदी का सिलेबस है, फिर आपका इंग्लिश का इधर दे रखे हैं, फिर आते हैं फिजिक्स पे। तो भैया थोड़ा फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ये तो हो गया कि उसके जो जीएससी के फॉर्म आए हैं उसमें फीस कितनी है, एज लिमिट कितनी है, उसमें पेपर कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, वैकेंसीज की डिटेल्स क्या क्या हैं, उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सिलेबस पे और तैयारी कैसे करें। सिलेबस आप देखोगे यहाँ पर तो आपका जो सिलेबस है वो आपका पीजीटी से लगभग मैच खाता है, 100% मैच नहीं खाता। पीजीटी से 100% मैच नहीं खाता, लेकिन लगभग आपका पीजीटी लेवल का रहता है, क्योंकि लेक्चरर भैया बनने जा रहे हो तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका अप रहता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना है क्या, एनसीईआरटी बुक तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। एनसीईआरटी बुक, अगर आपने पहली बार एनसीईआरटी बुक आप पढ़ रहे हो तो भैया रेफरेंस बुक आप अपने हेल्प के लिए ले सकते हो, जैसे उसमें प्रदीप की बहुत अच्छी होती हैं, अरोरा की बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये 2 पब्लिकेशन की बुक्स अच्छी होती हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने में हेल्प करती हैं। तो इन दोनों बुक्स या एनसीईआरटी बुक प्रीफर करने के बाद आपको कुछ बुक्स आपको ग्रेजुएशन लेवल की भी यहाँ पर थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पर मेन ये है कि आपको एनसीईआरटी बुक आप नहीं छोड़िएगा अपने साथ, क्योंकि हर एग्जाम में एनसीईआरटी बुक सबसे मेन रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में ये सारे सिलेबस आते हैं, तो लगभग ये सिलेबस आपको जो रेफरेंस बुक होगी वहाँ से आपको सारे टॉपिक के बारे में आइडिया आपको मिल जाएगा, ये मैकेनिक्स वाला, ठीक है। थर्मल फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो ये भी आपका जो रेफरेंस बुक आपके पास होंगी, एनसीईआरटी बुक होंगी, वो आपका थर्मल फिजिक्स के बारे में भी आपका इसका और इसका दोनों का आइडिया आपको दे देती है। उसके बाद
अगर हम थोड़ा सा और यहां पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं सिलेबस पे, तो यहां पर भैया वेव एंड एक्सीलरेशन, तो इसका भी आपको रेफरेंस बुक आपको आइडिया दे देती है बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि वो रेफरेंस बुक बहुत अच्छी हैं, इनसाइड बुक भी आपको हेल्प कर जाएंगी, वहां से ये वाला टॉपिक वेव एंड एक्सीलरेशन वाला भी आपको क्लियर हो जाएगा। आते हैं ऑप्टिक्स। यहां पर ऑप्टिक्स पूरा का पूरा टॉपिक आपका एनसीईआरटी बुक कवर नहीं करती है, तो यहां पर आपको ऑप्टिक्स के लिए आपको थोड़ा सा एक एन सुब्रमण्यम की बुक आती है ऑप्टिक्स की। एन सुब्रमण्यम बहुत बेस्ट बुक है ऑप्टिक्स के लिए, अगर वो आप ले लोगे तो ये ऑप्टिक्स वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा उसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, तो एन सुब्रमण्यम की ऑप्टिक्स के लिए बेस्ट बुक है, ये ग्रेजुएशन लेवल और इंटर और आगे लगभग एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करती है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, तो ये इतना टॉपिक आपको रेफरेंस बुक में या एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, आपको वहाँ प्रैक्टिस करने से आपको हेल्प मिल जाएगी। मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं तो ये भी आपका लगभग टॉपिक जो है आपका, ये जो टॉपिक है ये रेफरेंस बुक मिल जाएगा। कुछ टॉपिक जो होंगे वो आपको ग्रेजुएशन से उठाए गए हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा हेल्प ग्रेजुएशन की बुक की लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है भैया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका रेफरेंस बुक से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मोस्टली जो हमारा सिलेबस है वो रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी मिला करके ही कंप्लीट हो जा रहा है। कुछ टॉपिक हैं, अगर देखा जाए तो 80% तो आपका रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी ही मिलकर टॉपिक कंप्लीट कर ले रही हैं। जो 20% है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल से लगभग टॉपिक जा रहे हैं, तो आपको कुछ ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। मैंने ऑप्टिक्स की बता दी, बहुत अच्छी बुक है वो वाली, तो उसको आप वहाँ पर प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, तो भैया ये जो सिलेबस, अब देखिए हर सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपको बायो हो, सबका दिया हुआ है यहाँ पर कि उसमें क्या क्या सिलेबस आने हैं, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान में रखना है कि जो प्री और मेंस हैं, प्री आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेंस सब्जेक्टिव रहेगा। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है आपको मेंस में जाने के लिए। प्री में 13 गुना जितनी वैकेंसी है उनके 13 टाइम्स कैंडिडेट पास किए जाएंगे आपको वहां तक जाने के लिए, भेजने के लिए। मेंस का फिर से फॉर्म, बहुत बच्चे ये कहते हैं अरे मेरा प्री तो क्वालिफाई हो गया, अब फिर से एडमिट कार्ड आएगा, ये से भूल में मत रहिएगा। आपको मेंस के लिए फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, 225 रुपये, मैंने आपको बता दिया कितने रुपए लगने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्री क्वालिफाई होने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तुरंत आपको मेंस का भी फॉर्म फिल करना पड़ता है, तब जाके आप आगे स्टेप कंप्लीट करते हो। ठीक है, तो भैया यहाँ पर हम लोगों ने जो मेन टॉपिक थे वो डिस्कस कर लिए हैं, और सिलेबस भी लगभग डिस्कस कर लिया है, कहाँ से तैयारी करना है वो भी डिस्कस कर लिया, कैसे करना है वो भी, क्योंकि कोई यहाँ फ्री नहीं बैठा, क्योंकि आप लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो, अगर आप पीजीटी टीजीटी तो ये अगर पढ़ रहे हो तो आप देख रहे होगे कि इस सिलेबस का लगभग 90% आपके पीजीटी में ही है, और कुछ जो है वो नहीं है, जो नहीं वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर पीजीटी लेवल की आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो ये एग्जाम आपका साथ साथ तैयार होते हुए चलता है, तो इसलिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना ज़रूरत है। बस हाँ है क्या, जो चीज़ पढ़ो आप ये मत सोचो कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, कमांड बना करके पढ़ो, तो वो जो पढ़ाई है वो आपके इस एग्ज़ाम में भी काम आएगी, अगले एग्ज़ाम में भी काम आएगी, जो हर जगह वो काम में आती है। जब हम एग्ज़ाम को सामने देख के पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे ये एग्ज़ाम में नहीं, छोड़ दो भाई, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा ये पता नहीं, छोटा छोटा भी आ सकता है, बड़े से बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर उसके लिए हमको रेडी रहना होता है, हर तरीके से तैयारी करना होता है। तो आप लोग अच्छे से लग के तैयारी करते रहिए, और फिर मिलते हैं अगले जब वैकेंसी आएंगी उसके बाद एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।